Hello friends, welcome to Active Learners Point. Push yourself because no one else is going to do it for you. तो फ्रेंड्स, आपको अपने आप को खुद से पुश करना है क्योंकि आपको कोई पुश करने वाला नहीं है। आपका काम आपको खुद करना है। तो फ्रेंड्स, हमने इससे पहले की वीडियो में साइंस हिस्सा ओवल साइंस और टेक्नोलॉजी का पार्ट 1 देखा, जिसमें हमने फर्स्ट टू फिफ्थ लेसन देखा। आपको पता है ये 10th के बच्चों के लिए है साइंस हिस्सा अव्वल, और इस पार्ट 2 में हम जो बकिया 6th 7th 8th 9th और 10th ये जो लेसन्स है वो देखने वाले हैं। जो 40 मार्क्स के पेपर में आपको फर्स्ट क्वेश्चन होता है 5 मार्क्स के लिए, खाली जगह पूरी कीजिए, उसकी तैयारी इस वीडियो के ज़रिए होने वाली है। तो इंशाल्लाह जो मुमकिन जो क्वेश्चंस है इस वीडियो से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे एग्ज़ाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर 6 है इन्हिराफ नूर, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्वेश्चन नंबर 1 है, मुख्तलिफ वास्तों में शुआए नूर की इशाअत होने पर हासिल होने वाला इन्हिराफ नुमा शुआए नूर की डैश पर मुनहसर होता है। तो बच्चों, हमें पता है कि मुख्तलिफ वास्तों में शुआए नूर की इशाअत होने पर हासिल होने वाला इन्हिराफ नुमा शुआए नूर की मुताल्लिक़ा रफ्तार पर मुनहसर होता है। जो नूर है वो ख़त मुस्तक़ीम में सफ़र करता है, तो उससे जो इन्हिराफ नुमा हासिल होता वो उस नूर की मुतल्लिक़ा रफ्तार पर मुनहसर होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, शुआए नूर जब हवा से पानी में तिरछी गुज़रती है तो नुक्ते वक़ूफ़ पर खींचे गए उमूद से डैश हो जाती है। तो इसका सही आंसर है करीब हो जाती है। अगर शुआए नूर जब हवा से पानी में तिरछी गुज़रती है तो नुक्ते वक़ूफ़ पर खींचे गए उमूद से वो करीब हो जाती है। तो याद रखिए, करीब हो जाती है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 है, शीशे में सुर्ख रंग की चाल बनफशी शुआ की चाल से डैश होती है। शीशे में सुर्ख रंग की चाल बनफशी शुआ की चाल से डैश होती है। तो याद रखिए, ज़्यादा होती है। सही आंसर है ज़्यादा होती है। किसी भी शीशे में सुर्ख रंग की चाल बनफशी शुआ की चाल से ज़्यादा होती है। तो ज़्यादा जो रंग है हमें लाल रंग नज़र आता है। किसी भी मादी वास्ते में नूर का अपनी जुज़वी रंगों में अलहदा होना नूर का बिखरना कहलाता है। ये भी आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, शीशे में रोशनी की चाल पानी के लिहाज से डैश होती है। शीशे में रोशनी की चाल पानी के लिहाज से कम होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, पानी में रोशनी की चाल बेंजीन के लिहाज से डैश होती है। पानी में रोशनी की चाल बेंजीन के लिहाज से ज़्यादा होती है। सही आंसर है ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कौसे ख़ज़ा फ़िज़ा में मौजूद पानी के नन्हे ख़तरों से सूरज की शुआओं के इन्हिराफ, बिखराव और दोबारा इन्हिराफ का नतीजा है। तो आपने भी कौसे ख़ज़ा देखी होंगी। तो ये अंदरूनी इन्निकास का और दोबारा इन्हिराफ का नतीजा है। जो रंग हमें नज़र आते हैं वो अंदरूनी इन्निकास का नतीजा है। क्वेश्चन नंबर 7 है, मुसल्लिसी मंशूर में सूरज की शुआओं के गुज़रने पर और बिखराव होने पर डैश रंग की शुआ का झुकाव सबसे कम होता है। तो सही आंसर है इसमें सुर्ख रंग की शुआ का झुकाव सबसे कम होता है। आपने नूर का बिखरना इसमें आपने देखा होगा कि जो रेड जो कलर का है वो सबसे कम होता है और वायलेट कलर का झुकाव सबसे ज़्यादा होता है। तो इसे नूर का बिखरना यानी डिस्पर्शन ऑफ लाइट, इसमें आपने पढ़ा होगा कि किसी भी मादी वास्ते में नूर का अपने जुज़वी रंगों में अलहदा होना नूर का बिखरना कहलाता है। ये तारीफ़ भी आपको एग्ज़ाम में आ सकती है। चलिए अब बढ़ते हैं लेसन नंबर 2, अदसे और इनके इस्तेमालात। लेंसेज एंड देयर यूजेस।
स्टूडेंट्स, आपको तो पता है अदसा दो शफाफ सतहों से बना शफाफ वास्ता होता है। तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1। डैश अदसे का तूले मास्का मुस्बित होता है। आपने, उम्मीद करती हूँ, ये लेसन अच्छे से पढ़ा होगा। किस अदसे का तूले मास्का मुस्बित होता है? मुहद्दिब अदसा यानी कि कॉन्वेक्स लेंस, इसका जो तूले मास्का होता है वो मुस्बित होता है। याद रखिए, मुहद्दिब अदसे का तूले मास्का मुस्बित होता है और इससे हम कम तूले मास्का वाले मुहद्दिब अदसे से छोटे जिस्म का सीधा, बड़ा और मजाजी अक्स हासिल करते हैं। ये याद रखिए। डैश अदसे का तूले मास्का मनफी होता है। अब देखिए, अगर मुहद्दिब अदसे का तूले मास्का मुस्बित होगा तो मनफी किसका होगा? मुखर अदसे का, यानी कि कॉनकेव लेंस का। तो जो कॉनकेव लेंस है, मुखर अदसा है, उसका तूले मास्का किस तरह से होता है? मनफी होता है। याद रखिए, मुहद्दिब अदसे का तूले मास्का मुस्बित होता है और मुखर अदसे का तूले मास्का मनफी होता है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 है, डैश अदसे से हासिल होने वाली तकबीर हमेशा मुस्बित होती है। तो याद रखिए, मुखर अदसे से हासिल होने वाली तकबीर हमेशा मुस्बित होती है। जो कॉनकेव लेंस है, मुखर अदसे है, उनसे हासिल होने वाली जो तस्वीर रहती है, तकबीर रहती है, वो हमेशा मुस्बित होती है। मुखर अदसे का इस्तेमाल आपको मालूम होगा कि तिब्बी आलात में, स्कैनर में और CD प्लेयर्स वगैरह में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, डैश अदसे की ताकत मुस्बित मानी जाती है। मुहद्दिब अदसे की ताकत मुस्बित मानी जाती है। याद रखिए, मुहद्दिब अदसे की जो ताकत है उसे मुस्बित माना जाता है। इसे तकबीरी अदसा, मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहते हैं। तो याद रखिए, मुहद्दिब अदसे की ताकत मुस्बित मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, डैश अदसे की ताकत मनफी मानी जाती है। अब देखिए, मुहद्दिब अदसे की ताकत मुस्बित मानी जाती है तो मनफी किसकी ताकत मानी जाएंगी? जाहिर सी बात है, मुखर अदसे की ताकत। मुखर अदसे की ताकत मनफी मानी जाती है। और याद रखिए कि इसका इस्तेमाल ऐनक में करीब नज़री के नुक्स को दूर करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, 2.5D ताकत वाले अदसे का तूले मास्का डैश होगा। अदसे के मखसूस नुक्ते मास्का और नूरी मरकज़ के दरमियानी फासले को तूले मास्का कहते हैं। बच्चों, तूले मास्का किसे कहते हैं ये जान लीजिए कि अदसे के मखसूस नुक्ते मास्का और नूरी मरकज़ के दरमियानी फासले को तूले मास्का कहते हैं। इसे F से जाहिर करते हैं। और यहाँ पर सवाल था, 2.5D ताकत वाले अदसे का तूले मास्का 40 सम या 0.4 मीटर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, 20 सम तूले मास्का वाले अदसे की ताकत डैश होगी। तो यहाँ पर तूले मास्का जो है F = 20 सेंटीमीटर है और यानी कि 0.2 मीटर और अदसे की ताकत P मालूम करना है। तो इसका जो फॉर्मूला है P = 1/F, यानी कि 1/0.2। तो उसको सॉल्व करने पर जो आंसर है 5 आएगा, यानी कि 20 सम तूले मास्का वाले अदसे की ताकत 5D होगी। तो 1/0.2 को आप सॉल्व करके देख लीजिए। तो 2 1 ज़ा 2 और 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10 कर देंगे तो 5D आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, अगर 10 सम और 20 सम तूले मास्का वाले दो अदसों को एक दूसरे से मिलाकर रखा जाए तो मिलाप की माहासिल ताकत डैश होगी। तो यहाँ पर दो अदसों की बात हो रही है, तो इन्हें मिलाकर रखा जाए तो इनकी माहासिल ताकत 15D होगी। तो इसे भी सॉल्व करना है, लेकिन मैं आपको सीधा आंसर बता रही हूँ। तो इसकी माहासिल ताकत 15D होगी। क्वेश्चन नंबर 9 है, सादा खुर्दबीन में डैश अदसा इस्तेमाल किया जाता है। तो मैंने अभी बताया था कि सादा खुर्दबीन में
मुहद्दी बदसा इस्तेमाल किया जाता है। याद रखिए, सादा खुर्दबीन में मुहद्दी बदसे का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक सेहतमंद इंसानी आँख के लिए वाज़ेह बिनाई का फासला डैश होता है। तो बच्चों राइट आंसर है 25 सेंटीमीटर या 25 सम। एक सेहतमंद इंसानी आँख के लिए वाज़ेह बिनाई का फासला 25 सम होता है। तो आप याद रखिए, एक सेहतमंद आँख के लिए वो कम से कम फासला जिस पर किसी शय को आँख पर बार डाले बगैर देखा जा सके, इसे वाज़ेह बिनाई का कम से कम फासला कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 8, फल्जियात। तो बच्चों फल्जियात में हमने पढ़ा था धातु की तबई खुसूसियात, अधातु की तबई खुसूसियात। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, डैश धातु का नुक्ते पिघलाव सबसे ऊंचा होता है। तो टंगस्टन इस धातु का नुक्ते पिघलाव सबसे ऊंचा होता है और ये होता है 3422 डिग्री सेल्सियस। आप ये भी याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, पारा और डैश धातें आम दर्जे हरारत पर माए हालत में रहती है। तो हमें पता है कि धातें ठोस हालत में रहती है, लेकिन जो पारा है आम दर्जे हरारत पर माए हालत में रहती है। पारा और गैलियम ये ऐसी धातें हैं जो आम दर्जे हरारत पर माए हालत में रहती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, डैश एक सख्त तरीन कुदरती शय है। तो बच्चों हीरा एक सख्त तरीन कुदरती शय है। तो बच्चों आपको पता है कि जो हीरा है वो कार्बन का बहरूप है और हीरा एक सख्त तरीन कुदरती शय है और ये एक अधात है। तो याद रखिए कि अधातों में चमक नहीं होती, लेकिन हीरा जो है उसमें चमक होती है और ये एक कार्बन का बहरूप है। क्वेश्चन नंबर 4 है, डैश एल्यूमिनियम की कजधात है। तो बॉक्साइट जो है वो एल्यूमिनियम की कजधात है। तो स्टूडेंट्स कजधात किसे कहते हैं पहले ये मालूम कर लीजिए। तो वो मादनियात जिनसे धातों को बआसानी और कम लागत से अलग किया जा सकता है, इन्हें कजधात कहते हैं। कजधातों में धातु के मुरक्कबात के साथ मिट्टी, रेत, पथरीली अशिया जैसी कसाफतें होती है। ये कसाफतें गांग कहलाती है और धातु के तहसील के मुख्तलिफ तरीक़ों से धातु को इनकी कजधातों से अलग कर सकते हैं। कजधातों से खालिस धातु की तखलीस का अमल फल्जियात में शामिल है। तो ये था कजधात के बारे में। अब पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5, बॉक्साइट में मौजूद कसाफतों को तकदीर के डैश तरीक़े से अलहदा किया जाता है। तो बॉक्साइट को जिस तरीक़े से अलहदा करते हैं उसे बैरस तरीक़ा या हॉल्स तरीक़ा कहते हैं। इन दो तरीक़े से उसे अलहदा किया जाता है। बैरस तरीक़ा या हॉल्स तरीक़ा दोनों ही तरीक़ों में आखिर में मुर्तकिज़ एल्यूमिनिया कलसाव से हासिल होता है। बैरस के तरीक़े में कजधात को गोल चक्की में बारीक पीसा जाता है, फिर इसे मुर्तकिज़ कॉस्टिक सोडा यानी कि NOH के महलूल के साथ 140 डिग्री सेल्सियस से 150 डिग्री सेल्सियस दर्जे हरारत पर ऊंचे दबाव के तहत 2 से 8 घंटों तक टंकी यानी कि डाइजेस्टर में गर्म किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, एल्यूमिनिया के बरक़ी तज्ज़िये के दौरान मुस्बित बरक़ी रे एनोड पर डैश गैस खारिज होती है। तो इस तरीक़े में ऑक्सीजन गैस खारिज होती है। बरक़ीरों गुजारने पर एल्यूमिनियम मनफी बरक़ीरे पर जमा हो जाता है और पिघला हुआ एल्यूमिनियम बर्फ़ गुजार के मुकाबले में वज़नी होता है, इसलिए टंकी की तह में जमा हो जाता है और वहाँ से उसे वक्फ़े से निकाला जाता है और मुस्बित बरक़ीरे पर ऑक्सीजन आज़ाद होती है। याद रखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 है, आयरन ऑक्साइड एल्यूमिनियम के साथ अमल करता है और इस अमल को डैश तामुल कहते हैं। तो इस अमल को थर्मिट कहते हैं। याद रखिए, जो आयरन ऑक्साइड रहता है जो एल्यूमिनियम के साथ अमल करता है, तो इस अमल को थर्मिट तामुल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, कार्बोनेट वाली कजधात को कम हवा की मौजूदगी में इंतहाई गर्म किया जाता है जिससे ऑक्साइड बनते हैं। इस अमल को डैश कहते हैं।
इस अमल को कैल्सिनेशन या कलसाव का अमल भी कहते हैं। इस अमल को कैल्सिनेशन या कलसाव का अमल भी कहते हैं, जिसमें कार्बोनेट वाली कच्छ धातु को कम हवा की मौजूदगी में इंतहाई गर्म किया जाता है, जिससे ऑक्साइड बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, डैश मुरक्कबात क्रोसिन यानी मिट्टी का तेल और पेट्रोल जैसे मोहल्लिल में गैर हलपजीर होते हैं। तो जो आयनी मुरक्कबात होते हैं तो वो मिट्टी का तेल और पेट्रोल जैसे मोहल्लिल में गैर हलपजीर होते हैं। आयनी मुरक्कबात उसमें हल नहीं होते, तो ये आपको याद रखना है, आयनी मुरक्कबात। क्वेश्चन नंबर 10 है, गैर खालिस धात से खालिस धात हासिल करने के लिए डैश तरीक़े का इस्तेमाल होता है। बरक़ी पाशीदगी का तरीक़ा इस्तेमाल होता है। तेज़ आमिल धातें हल्काए तुरशों के साथ बहुत तेज़ी से अमल करती है और हाइड्रोजन गैस बनती है। तेज़ आमिल धातें कमरे के दर्जे हरारत पर हवा में जलकर ऑक्सीजन के साथ अमल करती है। इनकी तहसील बर्क़पाशी तहवील से की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, ताकुली धात की सतह पर डैश की परत चढ़ाकर इसे ताकुल से बचाया जा सकता है। तो ताकुली धात की सतह पर गैर ताकुली धात की परत चढ़ाकर इसे ताकुल से बचाया जा सकता है। इस तरीक़े में लोहे या स्टील को ताकुल से बचाने के लिए उस पर जिंक या जस्त की पतली तह चढ़ाई जाती है। मसलन लोहे की कील पर पिन वगैरह। इसमें जस्त लोहे के मुकाबले में ज़्यादा मुस्बित बरक़ी वाला बार होने की वजह से पहले जस्त को ताकुल होता है। कुछ बारिशों के बाद जस्त की तह निकल जाती है और अंदरूनी लोहा ऊपर आ जाता है, तब इसका ताकुल शुरू हो जाता है। तो इसमें जो एक धात है उस पर दूसरी धात चढ़ाकर उसे ताकुल से बचाया जाता है। तो चलिए देखते हैं लेसन नंबर 9, कार्बनी मुरक्कबात। तो हमने पिछले जमातों में भी कार्बनी मुरक्कबात के बारे में पढ़ा है और गुज़िश्ता बाब में भी हमने कार्बनी मुरक्कबात के बारे में पढ़ा है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जिन कार्बनी मुरक्कबात में दोहरी या तिहरी बंदिश होती है वो मुरक्कबात डैश कहलाते हैं। तो जिन कार्बनी मुरक्कबात में दोहरी या तिहरी बंदिश होती है वो गैर सैरशुदा हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। गैर सैरशुदा हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। कार्बनी मुरक्कबात में कई अनासिर शामिल होते हैं। ज़्यादातर कार्बनी मुरक्कबात में हाइड्रोजन अंसर की शमूलियत कम या ज़्यादा पैमाने पर होते हैं। जिन मुरक्कबात में सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन दो ही अनासिर होते हैं इन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन सबसे सादा और बुनियादी कार्बनी मुरक्कबात होते हैं। सबसे छोटा हाइड्रोकार्बन यानी एक कार्बन जौहर और 4 हाइड्रोजन जौहर के इम्तिजाज से बनी हुई मीथेन है। तो हमें मीथेन की तश्कील मालूम ही है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, हम तरकीब सिलसिले के मुरक्कबात में यकसा डैश ग्रुप होते हैं। हम तरकीब सिलसिले के मुरक्कबात में तफ़ाउली ग्रुप होते हैं। हाइड्रोजन कार्बन की जंजीर में एक या ज़ायद हाइड्रोजन जौहर की जगह इन अनासिर के जौहरों के तबादले होते हैं और इस तरह कार्बन की 4 गिरफ्तों की तकमील होती है। हाइड्रोजन की जगह लेने वाले अंसर का नाम इस गैर मुतनाजिस या मुत्तफरिक जौहर से मंसूब करते हैं। तो इस तरह तफ़ाउली ग्रुप बनता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कार्बन के जौहरों के दरमियान दोहरी बंदिश इलेक्ट्रॉन की डैश जोड़ियों से बनती है। तो जो कार्बन के जौहरों के दरमियान दोहरी बंदिश इलेक्ट्रॉन की 2 जोड़ियों से बनती है। 2 कार्बन के जौहरों में एकरी बंदिश की बजाय दोहरी बंदिश बनाकर 4 गिरफ्तों की तकमील होती है। इसलिए कार्बन के जौहरों के दरमियान दोहरी बंदिश इलेक्ट्रॉन की 2 जोड़ियों से बनती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, जिन कार्बनी मुरक्कबात में 2 कार्बन जौहरों में दोहरी या तिहरी बंदिश होती है इन्हें डैश कहते हैं। तो इन्हें गैर सैरशुदा मुरक्कब कहते हैं, जैसे कि ईथीन और इथाइन वगैरह गैर सैरशुदा हाइड्रोकार्बन है। कार्बन दोहरी बंदिश वाले गैर सैरशुदा हाइड्रोकार्बन को अल्केन भी कहते हैं। तो बच्चों ये भी याद रखिए, आपको एग्ज़ाम में ये भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सालमाती सतह पर डैश तवारुस पर काबू रखते हैं। सालमाती सतह पर डैश तवारुस हेरेडिटी पर काबू रखते हैं।
तो इसका सही आंसर है न्यूक्लिक एसिड। सालमाती सतह पर न्यूक्लिक एसिड तवारुस हेरिडिटी पर काबू रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, नाइट्रोजन के सालमे में दो नाइट्रोजन के जौहर एक दूसरे से डैश बंदिश से जुड़ते हैं। सही आंसर है तिहरी बंदिश से जुड़ते हैं। जो नाइट्रोजन के सालमे दो नाइट्रोजन के जौहर एक दूसरे से तिहरी बंदिश से जुड़े होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, डैश अम्ल की वजह से वनस्पति तेल वनस्पति घी में तब्दील हो जाता है, तो उस अम्ल को हाइड्रोजिनेशन कहते हैं। हाइड्रोजिनेशन। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रोपलीन का साख्ती ज़ाब्ता डैश है, तो प्रोपलीन का साख्ती ज़ाब्ता है CH3CH2। तो ये ज़ाब्ता जो है आप इस तरह से ज़बानी नहीं याद कर सकते, आपको इसे लिख कर याद करना होगा कि कहाँ कहाँ जो है CH3CH की बंदिश बन रही है CH2 से। इस तरह से आपको ये याद करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रोटीन के मोनोमर का नाम डैश है। प्रोटीन के मोनोमर का नाम अल्फ़ा अमीनो एसिड है। अल्फ़ा अमीनो एसिड। क्वेश्चन नंबर 10 है, सेलुलोज के मोनोमर का नाम डैश है। तो आपको मालूम है सेलुलोज के मोनोमर का नाम ग्लूकोज है। तो बच्चों, जो ग्लूकोज है वो लकड़ी, इसका वक़्फ़ लकड़ी नबाती खलवी दीवार में है, और प्रोटीन का जो अल्फ़ा अमीनो एसिड है तो इसका वक़्फ़ होता है जिल्द, बाल, खामरे, बैज़े, उज़लात में। तो आप इसे भी याद रखिए। चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो का लास्ट लेसन नंबर 10, खिलाई महमात स्पेस मिशंस। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। कुदरती सैयारों की तरह इंसान की तैयार कुर्दा मशीन ज़मीन या किसी सैयारे के मदार में गर्दिश कर रही हो तो उसे डैश कहते हैं। तो अगर कोई जो इंसान की तैयार कुर्दा जो मशीन है जो स्पेस में अगर गर्दिश कर रही किसी सैयारे के अराउंड, तो उसे मसनूई सैयारा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत के खिलाई तहकीक इदारे इसरो के चंद्रयान 1 ने चांद पर डैश की मौजूदगी का पता लगाया। तो उसने पानी का पता लगाया, चांद पर पानी की मौजूदगी का पता लगाया। क्वेश्चन नंबर 3 है, ज़मीन के मदार में खलाई सैयारों को कामयाबी से पहुंचाने के अलावा भारत ने मंगलयान नामी खलाई जहाज़ दागा जो डैश के मदार में पहुंचा। तो बच्चों, चांद के बाद ज़मीन से करीब तर फल्की जिस्म कौन सा है? मरीख है। तो कई ममालिक ने इसे मरीख पर मतलब पहुंचने के लिए कोशिशें की, लेकिन वो लोग नाकाम रहे। लेकिन भारत ने कम खर्च में नवंबर 2013 को मंगलयान नामी खलाई जहाज़ दागा जो सितंबर 2014 को मरीख में जाकर पहुंचा। क्वेश्चन नंबर 4 है, तमाम मसनूई सैयारे डैश तवानाई की मदद से अपना काम अंजाम देते हैं। तो हमें तो पता है कि इन सैयारों को भी किसी न किसी तवानाई की ज़रूरत होगी अपना काम अंजाम देने के लिए। तो ये भी शमसी तवानाई का इस्तेमाल करके जो है अपना काम अंजाम देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, मसनूई सैयारों को इनके मखसूस बुलंदी मदारों में पहुंचाने के लिए डैश का इस्तेमाल किया जाता है। तो मसनूई सैयारों को इनकी मखसूस बुलंदी मदारों में पहुंचाने के लिए सैयारा बरदार गाड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। तो उसे सैयारा बरदार गाड़ी कहते हैं।
सैयारा बरदार गाड़ी की कारकर्दगी न्यूटन के तीसरे कानून हरकत पर मबनी होती है। तो इसे याद रखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 है, अमेरिका ने सतह ज़मीन से मखसूस बुलंदी पर मसनूई सैयारे को गर्दिश में रखने के लिए डैश के ज़रिए सैयारों को इस बुलंदी तक पहुंचाया। तो अमेरिका ने खिलाई शटल इसके ज़रिए जो है तो सैयारों को उसकी बुलंदी तक पहुंचाया, खिलाई शटल। क्वेश्चन नंबर 7 है, हील दूरबीन डैश में गर्दिश करने वाले मसनूई सैयारे है। तो हमें पता है कि 3 तरह के जो बुलंद अर्जी मदार, दरमियानी अर्जी मदार और निचली अर्जी मदार, इस तरह के 3 मदार है। तो जो हील दूरबीन है वो निचली अर्जी मदार में गर्दिश करने वाले मसनूई सैयारे है। तो जो सतह ज़मीन से उसकी बुलंदी है 180 किलोमीटर था 2000 किलोमीटर, तो निचले अर्जी मदार याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, डैश ने दुनिया भर के ममालिक में सबसे पहले चांद की मुहिम की इब्तिदा की। तो वो कौन सा मुल्क है जिसने दुनिया भर के ममालिक में सबसे पहले चांद की मुहिम की इब्तिदा की थी? तो वो मुल्क है रूस। रूस की लूना सीरीज़ की खिलाई गाड़ियाँ चांद से करीब तक पहुँची थी, जो 1959 में भेजी गई। लूना 2 इस तरह की पहली खिलाई गाड़ी थी। तो याद रखिए रूस। क्वेश्चन नंबर 9 है, डैश ने चांद की मुहिमात में सबसे पहले इंसान भी खिलाई गाड़ियों में रवाना किए। अमेरिका ने 1962 से 1972 तक चांद पर मुहिमात चलाई। इसकी ख़ास खूबी ये थी कि इन मुहिमात में कुछ ख़ास गाड़ियों के ज़रिए इंसान भी खिला में भेजे गए। और बच्चों ये भी याद रखिए, जुलाई 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने सबसे पहले चांद पर कदम रखा। क्वेश्चन यहाँ पर अभी ख़त्म हुए। और आपको ये वीडियो कैसी लगी इसे ज़रूर लाइक कीजिए, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में देखिए, इसे स्क्रीनशॉट्स लेकर आप याद कर लीजिए या फिर वीडियो को आप डाउनलोड कर लीजिए या बार बार रिपीट करके देखिए। इसमें से कुछ क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।